चलो नाउ आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कैश बुक। नाउ कैश बुक में पहले तो होता क्या है और एंट्रीज कौन कौन सी रिकॉर्ड होती हैं हमें ये समझना है। सो बिजनेस में जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। गुड्स के क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? सब्सिडियरी बुक्स में, ठीक है। तो बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं? मोस्टली ट्रांजैक्शंस गुड्स के होते हैं, एसेट्स के होते हैं, सर्विसेज के होते हैं, ठीक है। एक्सपेंस इनकम होती हैं। सो गुड्स के जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं वो सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, जो हम करके आए हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड रिटर्न बुक्स। गुड्स के जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। अब कैश बुक के साथ एसेट्स में क्या होगा? तो एसेट्स अगर क्रेडिट पे परचेज हुई है तो जर्नल प्रॉपर, कैश में परचेज हुई है तो कैश बुक। एनी हाउ किसमें भी किसी भी ट्रांजैक्शन में हमारे पास पैसा आया है, कैश आई है, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पैसा गया है, पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हमें यह देखना है कि पैसा आया है या गया है। किसी भी मेथड से पैसा आया हो, चाहे हमने गुड्स से सेल किए पैसा मिला, हमने फर्नीचर बेच दिया पुराना पैसा मिला, हमने गुड्स परचेज किए पैसा गया। पैसों का इनकमिंग एंड आउटगोइंग जहाँ रिकॉर्ड होता है उसे कहते हैं कैश बुक, कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। कैश बुक में एक ही रूल आपको याद रखना है, अगर आ रहा है तो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करोगे, इसे डेबिट साइड कहते हैं, और जा रहा है तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करोगे, इसे क्रेडिट साइड कहते हैं। क्योंकि अकाउंट के रूल्स हमें सिखाते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आ रहा है ना तो उसे डेबिट करो, और पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करते जाएंगे, जा रहा है तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करते जाएंगे। क्लियर है यहाँ पर? कंसेप्ट क्लियर हो गया? नाउ पहले एक मोस्ट इजीएस्ट सम लेते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, पेज नंबर 160। कैश बुक ऑफ राजेश भाई। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे डेट आ जाएगी ना हमारे। एक्चुअली ना मैं यहाँ देखकर लिखता ही नहीं हूँ। चलो बुक देखते हैं। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजेश भाई फॉर February 15। अब February 15 तो पहले डेट लिख देते हैं दोनों साइड। अभी किसी को कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कॉलम्स कौन से हैं? डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, LF अमाउंट। रिसिप्ट नंबर कौन सा? जब हम पैसा रिसीव करते हैं ना तो सामने वाले को रिसिप्ट देते हैं, तो हमारा रिसिप्ट होता है ना, उस पर एक रिसिप्ट नंबर होता है। आप स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन पे फीस पे करो तो आपको रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट पर नंबर होता है, दैट इज़ आवर रिसिप्ट नंबर, ओके। फिर ये हाफ पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड, फिर सेम हाफ पोर्शन राइट हैंड साइड होगा। यहाँ पर भी डेट, पेमेंट, जिसको पेमेंट किया होगा, वाउचर नंबर। अब ये वाउचर नंबर क्या होता है? तो जिसको हमने पेमेंट किया होगा ना, उसने हमें या तो बिल दिया होगा या रिसिप्ट दिया होगा। सो बिल या रिसिप्ट जो भी होगा। बिल कैसे होगा? कैश परचेस किया होगा तो
कैश मेमो होगा, कैश बिल होगा, पेट्रोल के लिए पे किए होंगे तो पेट्रोल का बिल होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे किए होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का। सो जो भी सामने वाले का नंबर है वो LF एंड अमाउंट। LF में कभी भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है, LF में यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, वो आगे पता चलेगा आपको। LF में कुछ आता नहीं है, लेकिन बनाते क्यों हैं अभी आपका उतना लेवल अचीव नहीं हुआ है कि मैं आपको बता पाऊँ। थोड़ा और आगे जाते हैं, लेजर पोस्टिंग वाले चैप्टर में मैं आपका ये पॉइंट क्लियर करूँगा, अभी बस आने वाला ही है। लेजर फोलियो नंबर, LF नंबर बोलते हैं, लेजर फोलियो नंबर फुल फॉर्म है, ठीक है। चलो नाउ फर्स्ट जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना कैश बुक बनाने के लिए, तो हमारे पास ओपनिंग कैश पड़ा होता है, जिसे हम कैश ऑन हैंड कहते हैं। कैश ऑन हैंड यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है कैश ऑन हैंड? 5000। अब डेबिट साइड हम कुछ भी लिखेंगे ना तो उसके आगे 2 लिखना जरूरी है। डेबिट साइड कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो 2 लिखना जरूरी है, और क्रेडिट साइड कुछ भी हम लिखेंगे ना तो बाय लिखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर हमें 2 लिखकर ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा। अब ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप ऐसा लिख सकते हो टू बैलेंस BF, या फिर ऐसा लिख सकते हो टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस के लिए, या फिर टू ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो ऐसा। इन तीनों में से हाँ बता दो, 5000 रुपीज़ ओपनिंग कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ओपनिंग कैश 5000। अब देखो आज मैं अपना हिसाब बना रहा हूँ, ओके। आज सुबह मेरे पास पॉकेट में 5000 रुपये पड़े थे, 5000। सो ओपनिंग बैलेंस 5000, फिर पैसा आया होगा, फीस आई होगी, पैसा गया भी होगा, फाइनली ओपनिंग प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट्स क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर से समझो, आज सुबह मेरे पास 5000 रुपये ओपनिंग पड़े थे, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था, प्लस 2000 रुपीज़ फीस आई, तो ये मेरी इनकम हो गई। तो मेरे पास अब पैसा कितना हो गया? 7000। अब मैंने इसमें से 500 रुपये का पेट्रोल फिल करवाया, ठीक है, और 500 रुपये के वेजिटेबल्स परचेज किए, तो अब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 6000। सो ओपनिंग, ये ओपनिंग हुआ, ये इसके रिसिप्ट्स हुए, और ये इसके पेमेंट्स हुए। क्लियर हुआ? सो कैश बुक में हम यही बनाते हैं, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट कैश। अब क्या हो रहा है आज? क्लोजिंग ओपनिंग 5000 प्लस 2000 कितना हो गया? 7 में से 1000 रुपीज़ मैंने खर्च कर दिए, तो 6000 क्लोजिंग बैलेंस हो गया ना। क्लोजिंग यानी आज रात को मेरे पास इतना क्लोजिंग पड़ा हुआ है। क्लोजिंग किसे कहेंगे कि जब दिन की शुरुआत हुई थी तब मेरे पास 5000 रुपये थे, पूरा दिन हो गया, पैसा आया भी, पैसा गया भी, रात को क्लोजिंग करते वक्त मेरे पास कितना पैसा है। जब शॉप क्लोज करते हैं ना तो देखते हैं ना हमारा बैलेंस कितना पड़ा है, कैश कितना पड़ा है। आज का क्लोजिंग कितना है? 6000। ये कल सुबह का ओपनिंग हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने 6000 रुपये अपने पॉकेट में रख दिए, आज रात को रखे, आज 6 रखे तो कल सुबह ओपनिंग 6 ही होंगे, अगर रात में चोरी नहीं हुए तो ठीक है ना। सो आज का क्लोजिंग कल का ओपनिंग हो जाएगा, रोज ऐसा ही होगा, इसे ही कैश बुक कहते हैं। अब समझ में आए? रियल अकाउंट में भी ये डेली होता है? हाँ, रियल अकाउंट में अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो डेली करते हैं, कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वीकली या मंथली करते हैं। अब जैसे जनरल स्टोर्स हैं, उनके रोज़ के कितने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो रोज़ का करते हैं। लेकिन कोई ऐसा होगा, सपोज एक मिल्कमैन है, मिल्क सेल करता है, अब उनको रोज़ तो पैसा मिलता नहीं, लगभग लोग उनको कब पैसा देते हैं? 1 से 5 के बीच में पूरे महीने का हिसाब करके दे देते हैं, तो उनका रोज़ का तो कैश बुक बनेगा नहीं। सो डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन्स कैसे हैं। रियल में ये रोज़ होते हैं, अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो रोज़ करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना हमारे पास कितना पैसा है। और ज़्यादा एंट्रीज नहीं होती, रोज़ 5-7 बार कैश आई होगी, 5-7 बार कैश गई होगी, क्लोजिंग पता चल जाता है। दूसरा यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर हम कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गए ना तो वो भी याद आ जाएगा। कैसे? आज सुबह मेरे पास 5000 थे, 2000 रुपीज़ फीस रिसीव्ड हुई, 500 पेमेंट किया, तो क्लोजिंग बुक्स में कितना दिखा रहा है?
6000, लेकिन मैंने अपने पॉकेट में चेक किया ना तो 5900 ही पड़े थे। अब बुक्स बता रहे हैं 6000 होना चाहिए, पड़े हैं 5900। इट मीन्स 100 रुपीज़ कम है। सो कुछ ना कुछ मैं रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ 100 रुपीज़ का। मैंने पैसा खर्च किया है, कोई ना कोई एक्सपेंडिचर किया होगा, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इस कैश को रियल कैश के साथ कंपेयर किया जाता है और फाइनली पता चलता है कि शॉर्टेज हुई है या एक्सेस हो रहा है। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर 6000 दिखा रहा है लेकिन पॉकेट में 6500 पड़े। अब 500 कैसे बढ़ गए पॉकेट में, कहीं से तो आए होंगे। सो सोचना पड़ता है कौन देकर गया, 500 क्यों बढ़ रहे, क्योंकि उस दिन के लिखूँगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। सपोज़ करो किसी ने फीस दी और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, मैं तो फिर से मांगूंगा उससे। सो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। सो रहना नहीं चाहिए कुछ भी। सो इस कैश को रियल कैश के साथ कंपेयर किया जाता है जो पॉकेट में पड़ी हुई है। ठीक है। नाउ ओपनिंग कैश, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू बैलेंस BD। हाँ, अब ओपनिंग बैलेंस लिखो। ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। मीन्स इसका मतलब है कि कल का बैलेंस आज लेकर आए हैं, ओपनिंग लेकर आए हैं। इन तीनों की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, मीन्स तीनों सिनोनिम्स हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है? BF लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा? BD। आपको ये सही लगे तो ये लिखो, जो आपको सही लगे वो लिखो। BF लिखा हुआ है, BF लिखो। BD लिखना है, स्कूल में जो लिखवा है वो लिख देना। ठीक है, दोनों तीनों की मीनिंग एक ही है। यानी यहाँ पर जो मुझे पर्टिकुलर्स लिखने हैं ना, ये जो पर्टिकुलर्स यहाँ पर होने चाहिए, इसमें मैं इन तीनों में से कोई भी एक अपनी चॉइस का लिख सकता हूँ। अब समझ में आ गया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या लिख रहे हो। हाँ, क्लोजिंग जब आएंगे तब मैं बता दूँ। सर जैसे अभी आपने बताया कि हम ये स्टार्टिंग में ओपनिंग लिखते ही है, तो एंड में हम क्लोजिंग लिखेंगे ना, क्लोजिंग तो लिखेंगे ना, आएगा क्रेडिट साइड आएगा वो। ओपनिंग डेबिट साइड होता है, क्लोजिंग क्रेडिट साइड आएगा। देखो जो पैसा आता है ना वो रिसिप्ट्स होते हैं, और दूसरा जो हमारे पास पड़ा है ना वो हमारे एसेट्स हैं। कैश बैलेंस क्या है हमारे लिए? एसेट्स हैं, और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। आपने जो जर्नल एंट्री के रूल सीखे ना उसमें देखो एसेट्स डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। सो यहाँ पर एक तो ये पैसा पड़ा है और जो भी आया है इसमें ऐड होता जाएगा, इसलिए इसको रिसिप्ट साइड लिखते हैं। अब इतना क्लियर हुआ? आपने बोला ना ये क्लोजिंग स्टॉक दूसरे दिन ओपनिंग बन जाता है, क्लोजिंग अमाउंट, तो फिर जो डेली नहीं करते हैं फिर उनका कैसे ओपन कब होगा? तो ये मंथली है ना, ये देखो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जिसका है ना उसका मंथली किया हुआ है। तो जो डेली नहीं करते हैं वो मंथली करते हैं, वो मंथली बनाएंगे। बट सर इसमें तो क्रेडिट से फर्स्ट डेट को ओपन करेंगे, फिर 30 को फर्स्ट डेट को ओपनिंग होगा और 31st को क्लोजिंग हो जाएगा लास्ट डेट पर। अभी किसी का कुछ ऐसा बिजनेस हो जिसमें ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत ही ना हो, मतलब वो कुछ सेल्स में हो, जैसे मेरे पापा ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, तो उसमें उनका पैसा तो जाना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, उनको तो बस पैसे आने हैं, वो सेल करना है उनको, तो ओपनिंग बैलेंस का तो कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं है उनको। ओके चलो देखो, ओपनिंग बैलेंस है ना हर बिजनेसमैन के पास होता है। आज किसी बिजनेसमैन ने सेल किया 50,000 रुपये का, तो 50,000 का ही तो पेमेंट नहीं होगा ना। पेमेंट में क्या होता है, जब हम आगे से गुड्स परचेज करते हैं, सो 48 का होगा, 45 का होगा, चलो 50 का हो गया, तो क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे सेल होगा, तो जितना पैसा आता है ज़रूरी नहीं ना सेम डे उतना ही खर्च हो जाए। आपको 500 रुपये पेरेंट से मिलते हैं, आपके पॉकेट में पड़े हैं, एक दिन मॉर्निंग आपने ओपनिंग बैलेंस 500 रुपीज़ लिखा, क्या आपके पूरे के पूरे एक दिन में खर्च हो जाते हैं? रात को 0 होकर ही आप घर जाते हो? नहीं, कुछ तो बड़ा होता है ना, दैट इज़ योर क्लोजिंग बैलेंस। वो आज का क्लोजिंग कल सुबह का ओपनिंग बन जाएगा फिर से। सो जो हमारे पास बैलेंस पड़ा है उसे हम ओपनिंग बैलेंस कहेंगे। ये बैलेंस कहाँ से आता है? ये कल के पैसों में से बचा हुआ कैश है। मीन्स सर ऐसे ना जब भी हम कोई शॉप पे जाएं, उस बिजनेस का ओनर जितना पैसा पड़ा हो शॉप पे वो ओपनिंग बैलेंस होगा। और सर अभी आपने बोला था 5900 और 6000 का जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये प्रॉब्लम हो जाए तो अकाउंट्स की बुक्स में प्रॉब्लम
होती है फिर नहीं, पता चल जाता है। अगर रोज का करेंगे ना तो याद आ ही जाएगा कि कहाँ गया पैसा। नहीं, पैसा कहाँ गया वो ठीक है, पर फिर आपको पता भी चल गया ठीक है आपने इतना पैसा खर्च किया, पर आपने अकाउंट को क्लोजिंग अकाउंट करके ख़त्म करके लिख लिया है, फिर क्या करें? देखो, मोस्टली तो अभी कंप्यूटराइज्ड होता है, सो कंप्यूटर में एडिट का ऑप्शन होता है, ठीक है। और दूसरा, फाइनल क्लोजिंग करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं, फिर लिखते हैं फाइनल, ठीक है। चलो आगे करते हैं। ओपनिंग बैलेंस हो गया, अब ऊपर एंट्री पे आओ। गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड टू गीता फॉर कैश। अब यहाँ पर कैश के सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। गुड्स सेल किए हैं, जब हम गुड्स सेल करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? सर आएगा। मैंने जिससे पूछो वही बताएगा, बीच में नहीं बोलना है। हाँ, पैसा आएगा, वेरी गुड। कैसे? इन्होंने बोला इसकी वजह से नहीं, ये तो फर्स्ट चैप्टर है, ध्रुव गलत बोल सकता है। कैसे रोनित? सर क्योंकि यहाँ पे गुड सेल है कैश में। ओके, देखो गुड्स सेल हुए कैश पर, तो गुड्स जाएंगे, कोई भी हमारा कस्टमर आएगा हमारे पास, तो हमने उसे माल बेचा है, माल बेचा होगा तो पैसा आएगा। सो सेल में पैसा आया होगा। आपको ये देखना है, पैसा आया है तो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करो, पैसा गया है तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करो। अब पैसा आया है, कितना आया है? 3000। तो यहाँ पर डेट लिखेंगे, ये फर्स्ट डेट, कौन सी डेट है? 3। 2 लिखना जरूरी है, 2 सेल्स अकाउंट, कैश सेल है 3000। अब देखो, आज सुबह 5000 रुपीज़ इनके पास पड़े थे, एक कस्टमर आया, माल लेकर गया, 3000 दे दिए। सो 5 + 3 कितना हो गया? 8000। इसलिए ओपनिंग बैलेंस को रिसिप्ट साइड लिखते हैं, ठीक है। अब ये इसमें ऐड होते जाएंगे, जो भी पैसा आता जाएगा ना ये इसमें ऐड होता जाएगा। नेक्स्ट एंट्री, 5th, गुड्स ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम अमित फॉर कैश। अमित से गुड्स परचेज किए 5th को। अब यहाँ पर पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करो, 5th यहाँ लिखेंगे बाय क्यों हमें तो अकाउंट क्यों नहीं लिखेंगे? 2000। परचेज अकाउंट कितना है? 2000। ओके, चलो देखो, अमित अकाउंट क्यों नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्रेडिट पे तो लिया नहीं है, अब हमने क्रेडिट पे नहीं लिया है तो नेम हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। हमने अमित से लिया हो या ओसामा बिन लादेन से लिया हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई भी नहीं, ठीक है। दूसरी बात क्वेश्चन को समझो, वो नहीं, हमने अमित से लिया है, अगर मैं जर्नल एंट्री भी करता तो क्या है होती जर्नल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट, वहाँ अमित लिखा नहीं, वहाँ अमित कब लिखेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, तो यहाँ अमित लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिर्फ परचेज। ओके, हम कैश देकर परचेज कर रहे हैं, किसी से भी करें, हमसे कोई भी आकर कैश पे परचेज कर रहा है, कोई भी कस्टमर हो, हमें उस कस्टमर से मतलब ही नहीं है, हमें तो पैसा आ रहा है ना, बस रिसिप्ट में लिख देंगे। सो इसमें 2 ही रूल याद रखने हैं, पैसा आ रहा है, रिसिप्ट साइड जा रहा है, पेमेंट साइड। सर ये कैश बुक है तो इसमें कैश ट्रांजैक्शन ही हो सकता है ना, अगर क्रेडिट हुआ तो वो तो क्रेडिट हुआ तो सब्सिडियरी बुक्स है ना, आप इसमें ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, नोट लिखना है। अगर आ जाएगा, सपोज करो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ गया तो नीचे नोट लिख देंगे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक्स। कैश बुक या सब्सिडरी बुक? हाँ, कैश बुक सब्सिडरी बुक नहीं? कैश बुक सब्सिडरी बुक नहीं, कैश बुक सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक सब्सिडियरी में परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आएंगे। अब सपोज करते हैं बिजनेस है, रियल में आप बैठे हो बिजनेस पर, तो आपको 4 बुक दिए जाएंगे, एक परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, फिर 5th दिया जाएगा कैश बुक। आपको सिखाया जाएगा कैश आए तो इसमें लिखना, परचेज आए तो इसमें लिखना है, परचेज रिटर्न इसमें, सेल्स, ऐसे 5 नोटबुक दे दी जाएंगी। बैठो आप अकाउंटेंट की कुर्सी पे, फिर जो ट्रांजेक्शन हो वो लिखो। तो वहाँ पर तो नोट होता नहीं है, यहाँ पर आप नोट इसलिए लिखोगे कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन आ गया, सपोज करो क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन आ गया, तो आप लिखोगे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, इतना आपको बताना है, वो नोट बताना है। यस, ठीक है, ओके, चलो आगे कंटिन्यू करें। ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें सब्सिडियरी बुक्स और कैश बुक दोनों
नहीं, दोनों नहीं बनाने। सब्सिडियरी भी बनाना हो, कैश भी बनाना हो, ऐसा कोई आपके कोर्स में नहीं है। दोनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन दोनों ही आएंगे एग्जाम में, लेकिन वो अलग आएगा, ये अलग आएगा। सर नोट लिखते क्यों हैं? जब मैं समझा रहा था ना, तब सुजल के साथ कुछ बात चल रही थी। मैं नोट देख रहा था, वो नोट्स लिख नहीं है। मैंने कहा नोट्स देखो, तो जब मैं समझा रहा हूँ तब ध्यान देना। अब मैंने सब समझा दिया, लास्ट में पूछता है नोट्स लिखते क्यों हैं। वो पता है क्योंकि हम देखा नहीं लिखते थे, तो चेक करें ना उसको बताते थे कि नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे। हम जब हम जाते हैं कहीं पे तो हमको बुक दे देते, तब हमें दिया नहीं, पर इसका मतलब है नोट्स लिखते हैं। देखो, सपोज करो यहाँ क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन आ गया, ठीक है, आप नहीं लिख रहे हो, तो पेपर चेक करने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपने नहीं लिखा है, तो यहाँ नहीं आना चाहिए, या आपको ये एंट्री नहीं आ रही थी, तो आप नोट में लिखकर बताते हो कि यहाँ नहीं आएगा, इसलिए नोट लिखते हो आप, ठीक है। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इधर ध्यान दो, बाकी का सब बाद में। 5th हो गया, कैश ऑफ ₹5,000 ब्रॉट इन द बिजनेस एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो जो मालिक है बिजनेस का, वो अपने घर से पैसा लेकर आया है। सो पैसा लेकर आया है तो पैसा आ रहा है, और उस पैसे को कैपिटल कहते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है तो वो हमारे लिए कैपिटल होगा। पैसा रिसिप्ट साइड लिखेंगे, बिजनेस में तो पैसा आ रहा है ना, रिसिप्ट। हाँ 5,000 है, ठीक है, 5,000। नेक्स्ट 9th, इंश्योरेंस प्रीमियम 800 पेड, पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9th बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट 800। फर्नीचर ऑफ ₹4,000 परचेज्ड फ्रॉम गणेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश। कैश पे फर्नीचर परचेज किया है, पैसा जा रहा है, डेट है 10th, बाय फर्नीचर अकाउंट 4,000, ठीक है। सो पैसा आ रहा है, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करते जाओ, पैसा जा रहा है, पेमेंट साइड रिकॉर्ड करो, डेट में डेट रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट्स में अमाउंट्स रिकॉर्ड करते जाएंगे। रिसिप्ट नंबर वाउचर नंबर दिया है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं दिया है तो कुछ भी नहीं। रियल बिजनेस में तो बिल मिलता है ना। नेक्स्ट 12th, 1,500 received towards commission and 1,200 paid towards brokerage। कमीशन होगा रिसिप्ट में और ब्रोकरेज होगा पेमेंट। तो 12th डेट यहाँ मैं लिखूंगा टू कमीशन अकाउंट अमाउंट 1,500, और 12th डेट में ही पेमेंट किया है बाय ब्रोकरेज अकाउंट 1,200। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? ओके। 14th, 3,000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश टुवर्ड्स रिसीवेबल। महेश पैसा देकर गया है, रिसिप्ट साइड टुवर्ड्स रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि 2-3 महीने पहले हमने महेश को गुड्स बेचे होंगे, आज महेश पैसा देने आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू महेश अकाउंट। टू महेश अकाउंट 3,000। पैसा आया है, रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। रिद्धि, सैलरी ₹1,000 एंड फ्रेट ₹200 पेड, कहाँ पर लिखेंगे? पेमेंट्स में लिखेंगे, तो अलग अलग लिखेंगे। 16th में पहले लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट,
बाय सैलरी अकाउंट 1000। सर हाँ सर है तो 16 डेट का ट्रांजैक्शन तो हम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, साथ में भी तो लिख सकते हैं। साथ में लिख दें। कल के जो मज़दूर है जिसे हम फ्रेट पे कर रहे हैं वो आकर खड़ा हो गया कि मुझे पेमेंट नहीं मिला है, ठीक है, और बिजनेस में कैसे पता चलेगा दिया है या नहीं दिया है? बट सर एक ही डेट पे हुआ है ट्रांजैक्शन, ऐसे तो सैलरी और फिर दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलो एक ही डेट पर ध्यान से सुनना। आज महीने की फर्स्ट डेट है, आज मैंने अपने ऑफिस का रेंट भी पे किया, आज मैंने सैलरी भी पे की, आज क्लीनर आती है उसे भी पेमेंट कर दिया, मार्केट का मेंटेनेंस है उसका भी पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी पे किया, अपने बेटे की ट्यूशन फ़ीस पे की, अपनी बेटी की ट्यूशन फ़ीस पे की, सबको मिलाकर एक साथ टोटल अमाउंट लिख दूं। 5 दिन बाद मुझे ये देखना है कि क्या पे किया और क्या बाकी है। याद रहेगा? आज क्या खाया पता है ना? 5 दिन पहले क्या खाया था याद है? नहीं, इसीलिए तो अलग अलग लिखते हैं। आया समझ में? ऐसे कुछ रह गया तो पता चलेगा, वैसे पता नहीं चलेगा। और कई बार बिजनेस में क्या होता है कि एक ही बिजनेस पर 2 भाई बैठते हैं, या फादर बैठता है साथ में बेटा बैठता है। अब 3 एम्प्लॉई है, सैलरी दे दी, सब खर्चे लिख दिए, 5th डेट को एक एम्प्लॉई आके खड़ा हो गया, मुझे सैलरी नहीं मिली थी। कैसे पता चलेगा? क्योंकि वहाँ तो टोटल लिखा हुआ है, उसमें सैलरी भी है, रेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, मेंटेनेंस भी है, सब कुछ आ गया। तो समझ में ही नहीं आएगा कि पे किया था या नहीं, लेकिन अलग अलग करके लिखेंगे। तो फिर तो ऐसे एक दिन का साथ में लिख दिया, कोई बोलेगा एक हफ्ते का साथ में लिख देते हैं, कोई बोलेगा 1 महीने का, फिर बोलेगा लिखने की ज़रूरत ही क्या है, साल के एंड में टोटल अमाउंट लिख देंगे, 2 लाख रुपया खर्चा हो गया। ऐसा नहीं कर सकते, एंट्री हर एक अलग अलग होगी, ठीक है। 18th 3000 पेड टू प्रकृति टुवर्ड्स एन ओल्ड अकाउंट। प्रकृति को पैसे देने होंगे, हमने कुछ परचेज किया हो, पेमेंट साइड 18,000 में, क्रेडिट साइड है तो बाय लिखना है। क्या यहाँ पर प्रकृति क्यों लिखेंगे? देखो हमने 3 महीने पहले गुड्स परचेज किए थे, आज हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। 3 महीने पहले जब गुड्स परचेज किए होंगे क्रेडिट पे, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज टू प्रकृति। आज हम प्रकृति को पेमेंट कर रहे हैं, सो प्रकृति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसलिए प्रकृति लिखे। आप यूँ समझो कि कैश परचेज सेल होगा ना, तो सेल्स और परचेज लिखना, लेकिन पहले परचेज किया हुआ आज पेमेंट कर रहे हैं ना, तो उसका नेम है। देखो ये तो प्रकृति है, इसके जैसे 100 होंगे जिसे हम माल परचेज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर परचेज लिख दूँ तो कैसे पता चलेगा कि किसको पेमेंट गया वो? तो पेमेंट जिस पर्सन को गया उसका नेम लिखना पड़ेगा ना। मशीनरी परचेज फॉर द बिजनेस 2000 की मशीन परचेज की है। बाय मशीन अकाउंट 2000। मशीन परचेज करेंगे तो कैश जाएगा ना हमारा, और कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे। एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, 10,000 borrowed एज लोन bearing 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम रमेश भाई। रमेश भाई से पैसे उधार लिए हैं। रमेश भाई से लोन लिया है, तो क्या होगा? पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 टू रमेश भाई लोन, अमाउंट 10,000। हम किसी से उधार लेते हैं तो पैसा तो आ रहा है, कैश आ रहा है। देन कैश परचेज क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है, पेमेंट साइड। बाय परचेज अकाउंट
28 3000 डिपॉजिटेड इन प्राइम कोऑपरेटिव बैंक। पेमेंट साइड, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो पैसा जा रहा है। कौन सी डेट है? 28। हाँ सर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब पैसा जा रहा है, बट सर है तो मतलब हमारे बिजनेस का ही अकाउंट। हाँ, कितना अमाउंट है? हाँ, बिजनेस का ही तो है। तो फिर हम क्यों कर रहे चाहिए पैसा, मतलब कंप्लीट ऐसे ऐसे तो जा नहीं रहा कि हम कुछ पे कर रहे हैं, बट चलो इधर ध्यान दो, एक मिनट, सबका ध्यान इधर। आज ओपनिंग बैलेंस, आज सुबह मेरे पॉकेट में 5,000 रुपये पड़े थे, ठीक है। मैंने 3,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बाकी मेरे पास क्लोजिंग कितना होना चाहिए? 2,000। लेकिन आप बोल रहे हो कि ये मैं रिकॉर्ड नहीं करूँ। अब रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो पैसा पॉकेट में से तो कम हो गया, तो टैली कैसे होगा? रिकॉर्ड्स नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो टैली कैसे होगा? वो तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। वो बैंक में ऐड हो जाएगा, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा लेकिन कैश बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है? सर हम आज परचेज कर रहे हैं और कैश दे दिया तो सिर्फ परचेज, हाँ, और हम आज के आज परचेज किया और इधर ध्यान दो, टोटल की जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। हमने आज परचेज किया और आज के आज कैश दे दिया, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट लिखेंगे। लेकिन गुड्स आज परचेज करें और कल सुबह भी पेमेंट करें ना, तो भी नेम लिखेंगे। सेम सेल्स में रूल अप्लाई होंगे। आज हमने गुड्स से सेल किया और पैसा मिल गया, सो रिसिप्ट में लिखेंगे सेल्स अकाउंट। लेकिन आज मैंने उसे सेल किया और वो कल पैसा देने आए, तो जो उसका मैं बिल बनाऊंगा ना, वो कैश बिल नहीं बनाऊंगा, वो क्रेडिट बिल बनाऊंगा। तो क्रेडिट बिल बनाऊंगा तो वो दूसरे दिन पैसा देने आएगा, तो उसे रिसिप्ट दूंगा। फिर वो हमारा कस्टमर क्या करेगा, एक क्रेडिट बिल, और जब दूसरे दिन पैसा देने आया तो उसे रिसिप्ट मिली होगी, वो रिसिप्ट दोनों को स्टेपलर करके रख देगा अपने बुक्स में। कभी मैंने 1 साल बाद उसको बोला कि आपका पेमेंट बाकी है, तो वो बिल और रिसिप्ट दोनों साथ में लेकर आएगा कि देखो मैंने दे दिया है। और यही काम हम भी करेंगे। हमने आज गुड्स परचेज किए, अगर हम उसे कैश दे रहे हैं ना, तो हमारा कैश बिल बनाएगा। बिल के ऊपर लिखा हुआ है कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब होता है उधार नहीं है, पूरा पैसा कैश दे दिया है। और बिल के ऊपर लिखा होता है क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो का मतलब है कि जब माल लिया गया तब पैसा नहीं दिया है, फिर पैसा 1 दिन बाद दें, 5 दिन बाद दें या 5 महीने बाद दें। जब भी पेमेंट देंगे हम उसे रिसिप्ट लेंगे, फिर उस रिसिप्ट को और उस बिल को अटैच करके रख देंगे। कभी 6 महीने बाद वो नहीं है, उसका भाई बैठा हो फ़ोन करे कि आपका एक बिल बाकी है 60,000 रुपये का, पेमेंट दे के जाओ, तो हम उसके पास बिल के साथ वो रिसिप्ट लेकर जाएंगे कि देखो। ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि कभी 2 भाई बैठे थे, एक को देकर आए, उसने रिसिप्ट तो दे दी बट बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गया। 6 महीने बाद तो कॉल आएगा, फिर ऐसे में हम क्या करेंगे, तो हम उसे बिल के साथ रिसिप्ट लेकर जाएंगे। रिसिप्ट होगी ना हमारे पास, ओके। सो चलो, यहाँ तक कुछ डाउट है? नो। अब हमें इसके टोटल्स करने हैं, तो टोटल में पहले समझ लो कैसा होगा। हाँ सर, ऐसे तो हम लोग बहुत सारे क्रेडिट परचेज करते होंगे, हाँ। तो क्रेडिट बिल मिलता है, फिर पेमेंट करते तो यानी कैश बिल मिलता है, तो उनको इतने सारे बिल संभाल कर रखने पड़ेंगे। हाँ, संभाल के रखने पड़ेंगे। सारे बिल्स, सारे रिकॉर्ड्स 5 साल तक संभाल कर रखने। कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है 5 साल पहले का कोई ट्रांजैक्शन होगा ना, तो भी आईटी से कॉल आ जाएगा या आपसे इंक्वायरी के लिए आ जाएगा कि आप ये 5 साल पहले आपने ये ट्रांजैक्शन किया था, कैसे किया था बताओ। 5 साल तक सारे बुक्स संभालने होते हैं। तो सर एक दिन में काफ़ी सारे, जैसे जनरल स्टोर है, ऐसे काफ़ी बड़ी कंपनीज की कितनी ट्रांजैक्शन होते हैं? सब 5 साल तक संभालने। कंपनीज़ को तो 10 साल 15 साल संभालने होते हैं, नॉर्मल छोटे बिजनेस को 5 साल संभालने होते हैं। इवन आपको जो रिसिप्ट देता हूँ ना मैं, वो जो रिसिप्ट बुक है वो 5 साल तक संभालना होता है। और आपका एडमिशन फॉर्म जो है जिसमें आपकी सारी डिटेल है वो भी संभालनी होती है कि ये एडमिशन फॉर्म, ये स्टूडेंट की डिटेल और ये उसके रिसिप्ट्स सब पूरा रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। हर एक को, बिजनेस वाले अपने परचेज सेल के बिल्स रखते होंगे, सब रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट कभी भी पूछ सकती है। ऐसे तो कोई साल में 10 लाख कमाएगा, गवर्नमेंट को बोलेगा मैंने 5 लाख कमाए, तो गवर्नमेंट मान ले,
नहीं मानेगी, बिल्स होंगे ना उनके पास, वो पूरा दिखाना पड़ेगा। चलो, सो ये क्लियर हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा। तो यहाँ पर मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा। कौन सा मंथ था? फेब मंथ की लास्ट डेट लिखूंगा। तो फेब का लास्ट डेट कौन सा होता है? 28। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस CD। अब देखो, ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए हम BF लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं, या ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब जब इनके सामने मुझे क्लोजिंग बैलेंस लिखना होगा ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस CF। BF की जगह क्या लिखना है? अगर मैंने ऊपर BD लिखा है तो यहाँ पर CD, और ऊपर अगर मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर बैलेंस BD लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बैलेंस ओपनिंग बैलेंस। ओके, सो ओपनिंग बैलेंस के सामने मुझे क्लोजिंग में क्या लिखना पड़ेगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो ये एक पेयर बना हुआ है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अब सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टू बैलेंस BF, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस CF। ऐसा नहीं करेंगे हम कि ऊपर लिखा टू बैलेंस BF और नीचे लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस। ऐसा नहीं करना है। ये एक पेयर बना हुआ है, ये पैंट शर्ट है, ये जीन्स टी शर्ट है, वही पेयर पहनना है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि बैलेंस BF किया तो उसके साथ CF लिखना है, BD लिखा तो CD लिखना है, ओपनिंग बैलेंस लिखा तो क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। अब क्लियर हो गया? ओके। हाँ, BD का फुल फॉर्म आपके कभी भी कोर्स में नहीं है, कोई काम में नहीं आएगा, लेकिन ब्रॉट डाउन होता है। मीन्स आगे से, ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ना, ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड। चलो, नाउ अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, ये समझ में आ गया सब? ओके। चलो, 5,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस था और ये पूरा पैसा रिसिप्ट हुआ है। सो 5 प्लस ऑल दिस अमाउंट, टोटल कितना होगा? ओपनिंग बैलेंस 5,000 प्लस रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट कितना हुआ? 22,500। मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिसिप्ट कितना हुआ, आप मुझे टोटल ही बता रहे हो। ओपनिंग 5,000 रुपीज़ पैसा पड़ा था, 5,000 आज सुबह मेरे पॉकेट में पड़े थे और ये सारे पैसे रिसिप्ट हुए, तो रिसिप्ट का टोटल कितना हुआ? 22,500। अब मेरे पास टोटल पैसा कितना हो गया? 27,500। अब इनमें से पेमेंट कितना किया है? पेमेंट्स 24,300, 24,200। तो अब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 3,300। ये समझ में आया? नहीं आया? नहीं, लॉस नहीं है। ऐसा थोड़ी ये लॉस हो गया। देखो, जितना भी पैसा आ रहा है और जितना भी पैसा जा रहा है, ये हमारे कैश का आना और जाना है, ये इनकम और लॉस नहीं है। अब ध्यान से समझो, सपोज करते हैं आज मुझे 25,000 रुपीज़ फीस मिली और सुबह में 5,000 रुपीज़ पड़े थे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 30,000। चलो, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आज मेरे पास 5,000 रुपीज़ ओपनिंग पड़ा था और 25,000 रुपीज़ मैंने रिसिप्ट किए फीस के, तो मेरे पास पैसा कितना हो गया? 30,000। अब घर जाने से पहले मैंने इस 30,000 में से 28,000 का गोल्ड ले लिया।
एक गोल्ड लेकर घर जा रहा हूँ, गोल्ड चेन, गोल्ड रिंग, तो मेरे पास क्लोजिंग कितना हो गया? अब मैं ये सोचूं कि आज सुबह तो 5,000 पड़े थे, अभी मेरे पॉकेट में 2,000 ही पड़े, तो ये 28,000 गए कहाँ? अब बताओ मेरा इनकम है कि लॉस है? ओवरऑल तो इनकम है, पैसा आया है, फीस मिली है, और जो गोल्ड लिया वो भी तो एसेट्स बनाए हैं ना। तो इन्होंने भी तो मशीन ली थी ना, इधर देखो मशीन में पेमेंट किया था ना। ये तो पैसा आना और पैसा जाना, इसे इनकम एक्सपेंस कभी नहीं समझते। सो ये मत समझना लॉस हो गया कि सुबह 5,000 पड़े थे, आज 3,300 है। हमारे पॉकेट में जो कैश पड़ा है वो हमेशा कम ज़्यादा होता रहेगा, कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। आज 5,000 पड़े, कल 50 भी हो जाएंगे, और परसों वापस 2,000 भी हो जाएंगे। ये कैश बैलेंस है, ये इनकम और एक्सपेंस नहीं है हमारी। ये कैश का इनफ्लो है और कैश का आउटफ्लो है। हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके हमारा इनफ्लो हमारी इनकम में होना चाहिए और आउटफ्लो हमारे एसेट्स बनने चाहिए, एक्सपेंडिचर्स पर कंट्रोल रहना चाहिए। बाकी ये पैसों का सिर्फ इनफ्लो है। ये हमने क्या रिकॉर्ड किया है? रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स यानी इनफ्लो, पैसा आया है, और ये है आउटफ्लो, पैसा गया है, और कुछ भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया। प्रॉफिट लॉस तो है ही नहीं यहाँ पर, सिर्फ फ्लो रिकॉर्ड किया है कि पैसा आया कितना और पैसा गया कितना। ना ये इनकम है, ना एक्सपेंस है, ना प्रॉफिट है, ना लॉस है। चलो सो फिर से बताता हूँ कैसे हुआ। ओपनिंग बैलेंस 5,000 पड़ा था, पहले ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपीज़ लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रिसिप्ट कितनी हुई है। तो रिसिप्ट में आपने 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन पांचों का टोटल करके बताया। देखो पांचों का टोटल कितना हो रहा है, जिनको नहीं समझ में आया करके देखो। 22,500। ठीक है, सो 22,500 प्लस 5,000। अब मेरे पास टोटल पैसा कितना हो गया? 27,500। अब उसमें से पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है? तो ये सारे के सारे पेमेंट्स के टोटल से इसका टोटल करो। ये 33 बाउंड पड़ेगी। अभी जो लिखा हुआ है उसका टोटल करो। हाँ, जिनको नहीं समझ में आया वो करके देखो। पेमेंट का टोटल 24,200 हो रहा है, 24,200 हो रहा है। ठीक है, सो ये माइनस करेंगे, पेमेंट्स यानी कैश गया, आउटफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है तो माइनस करेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 3,300। क्लियर हो गया? और अगर क्लोजिंग बैलेंस माइनस में आ रहा है तो फिर नहीं होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस में हो गया तो चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आज सुबह मेरे पॉकेट में 200 रुपीज़ पड़े थे, ध्यान से समझना, सब ध्यान इधर। 200, 500 रुपये मुझे फीस मिली, सो 200 प्लस 500 कितना हो गया? और 1000 का मैंने पेट्रोल फिल करवा दिया। होंगे कहाँ, 1000 है कहाँ जो पेट्रोल फिल करवाऊँगा? 200 सुबह पड़े थे, 500 फीस मिली, 700, सो 700 से ज़्यादा मैं खर्चा कैसे कर सकता हूँ? ये हो जाएगा कि आपका कैश जीरो हो जाए। सपोज करो मैंने 7 का 700 ही पेट्रोल भरवा दिया, तो मेरा कैश ज़ीरो हो जाएगा। ये हो सकता है कि मेरे पॉकेट में जितना पड़ा है मैं उससे कम खर्च करूँगा। मैंने 300-400 का पेट्रोल फिल करवाया तो बाकी का पैसा बचेगा, लेकिन पैसा ही 700 पड़ा हो और मैंने 1000 खर्च कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो कहीं मिस्टेक हुई होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो कैश में हमारे पास जो कैश है ना, उस कैश में हम उससे जितना अवेलेबल कैश है उतना खर्चा कर सकते हैं या उससे कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो सो क्लोजिंग बैलेंस, अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस CF 3,300। अब जब आप ये करोगे ना तो आपके दोनों साइड के टोटल्स टैली हो जाएंगे। आप दोनों साइड का टोटल करके देखो, टैली हो जाएगा, मैच हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। करके देखो।
कितना आ रहा है? 27,500 रिसिप्ट साइड का कर दिया। अब पेमेंट साइड का 27,500 आ रहा है। ये आपका टोटल टैली हो जाएगा दोनों साइड। नाउ फरवरी 1 डेट का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5,000। अब ये फरवरी महीना पूरा हो गया, तो यहाँ पर अब नया मंथ स्टार्ट होगा मार्च 1। यहाँ पर फिर से लिखेंगे एक लाइन का गैप देकर टू बैलेंस BF, ठीक है। अब फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 3,300। वो मार्च के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सो मार्च में 3,300। तो ये जो क्लोजिंग है ये ऑपोजिट साइड जाकर ओपनिंग बन जाएगा। आज रात को जो पैसा पड़ा है वो कल सुबह के लिए ओपनिंग हो जाएगा। सो 28 फरवरी को रात को 3,300 पड़े थे, तो 1 मार्च सुबह कितना पैसा होगा? 28 फेब लास्ट डेट होता है फरवरी का। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का डेट कौन सा होगा? 1 मार्च। तो 1 मार्च को कितना बैलेंस होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस 3,300 और फिर मार्च का महीना चालू हो जाएगा। तो आपको सम पूरा करते वक्त जो करंट मंथ का क्लोजिंग है ना उसे नेक्स्ट का ओपनिंग करके दिखाना है। देखो इन्होंने भी किया होगा। तो सर हम वो क्यों कर रहे हैं जब हम लोग का क्वेश्चन में समझ है ही नहीं? हम नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग दिखाकर छोड़ेंगे, ताकि जो नेक्स्ट अकाउंटेंट आए ना, सपोज करो ये हमारा लास्ट महीना है, नेक्स्ट अकाउंटेंट आए ना तो यहाँ से शुरुआत करे, उसे पहले का नहीं देखना पड़े, तो वो यहाँ से शुरुआत करेगा नहीं। ठीक है, समझ में आया कैश बुक? कुछ डाउट है अभी? ये सब अगर लिखना है तो लिख लो, है तो इलस्ट्रेशन। कल आप पहले सब्सिडियरी बुक्स के लिए जगह छोड़ देना, या तो फिर सब्सिडियरी बुक्स करके आना, उसके बाद ये करना है। ओके, और अगर किसी को चाहिए तो एक फ़ोटो लेकर ग्रुप में शेयर कर दो, बट ज़रूरत नहीं समझता हूँ मैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन है, पूरा ही इलस्ट्रेशन है। हाँ, रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं ना? रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं आपके पास। हाँ, एक पेज में आ जाएगा। अगर जंबो नोटबुक होगी ना आपकी, मैं हमेशा कहता हूँ कि अकाउंट्स के लिए आपको जंबो नोटबुक यूज़ करनी है। अगर आप जंबो नोटबुक यूज़ कर रहे हो तो आ जाएगा, लेकिन आपके नोटबुक का साइज़ अगर छोटा है तो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, ड्रॉ एक ही पेज पर होगा। चलो, ये लेक्चर पूरा कर रहा हूँ।